हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर 2 मैं मेंशन कर देती हूँ। सेकंड सेम है, सेकंड सेम का पेपर 2 हम कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जस्ट 2 आपके टॉपिक्स रिमेनिंग रह जाएंगे, फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको सीरीज़ एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करना है। सीरीज़ और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एकदम छोटे से हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और एक क्वालिटी फैक्टर वाला टॉपिक है। ठीक है, तो बस 2 लेक्चर्स 2 वीडियोस और आएंगी इसकी, तो आपका फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड सिमिलरली आपका जो मैं पेपर 1 करवा रही हूँ उसके अंदर भी आपका 1 या 2 टॉपिक ही रह गए हैं, वहाँ पे भी अपनी यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी यूनिट 1 दोनों में से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और चलिए हम यहाँ पे एसी सर्किट विद एलसीआर करते हैं। तो अगर हमें एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट की एनालिसिस करनी है, किसी मतलब एसी सर्किट की एनालिसिस करनी है किसके अंदर, जब आपकी एलसीआर आपका दिया हुआ हो। ठीक है, एलसीआर यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। अब अपने पास ये तीनों चीज़ें हैं और आपने को क्या करना है, इन तीनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी तो हम सीरीज़ के अंदर ही कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने इन तीनों को क्या कर दिया बेटा, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। और ये वर्किंग स्टेज के अंदर हो, इसीलिए हमें इसके साथ क्या करना पड़ा, ईएमएफ को हमारे यहाँ पे अटैच करना पड़ा। कौन सा आपका ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है एंड ये रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आपने क्या काम किया है, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस जो कि आपके सीरीज़ में थे उसको कनेक्ट करा है आपने किसके साथ, आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट अस कंसीडर आपने क्या कंसीडर किया है, एक कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज connected to an alternating EMF। ठीक है, हमने इसको किससे कनेक्ट किया है बेटा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से किया है। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, आपको पता ही है, आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके चल रहे हो। अब जो भी हम इसके अंदर कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ही कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमने इसको ये लिया है, तो इसकी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट द इंस्टेंटेनियस EMF be represented by कैसे, E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एल के बेस पे आपको जो वोल्टेज के बेस पे आपकी पीक वैल्यू आई हुई थी, आपको वही पीक वैल्यू लिखनी है। और वो कैसा आपका वोल्टेज के साथ में करंट आपका इन तीनों के अंदर अलग अलग से आपका नेचर शो कर रहा था, वो नेचर यहाँ पे लिखना है जस्ट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक तो ये बताना है कि ई नॉट क्या है, आपकी पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू है किसकी, ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। ठीक है, और अब आपको लिखना है कि जो वोल्टेज है आपकी अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हमें पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस का केस लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और जो हमारा करंट है वो हमारा सेम फेज़ के अंदर रहता है। ठीक है, तो अगर वो सेम फेज़ में है तो उसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ एक तरह से तो वोल्टेज ही बताएंगे इसके थ्रू। और हम ये मान के चल रहे करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो जो वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इन फेज़ किसके साथ, विद आपका करंट थ्रू इट। ठीक है, तो वो इसके साथ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू देते हैं ना, तो ई आर नॉट आपका किसके इक्वल हो गया, आई नॉट आर के। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए बताना है। ठीक है, तो आप लिखोगे वोल्टेज
अक्रॉस कैपेसिटर। आप सबको पता है कि कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है, करंट लीड करता है तो बेटा वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2। कितने से करता है, पाई बाय 2 से करता है। सो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो कितना हो जाएगा आपका, ई सी नॉट इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये लैग कर रहा है तो नेगेटिव में आप इसको दे सकते हो, नेगेटिव में जे आई नॉट बाय ओमेगा सी। ठीक है, अब क्या बताना है, वोल्टेज अक्रॉस आपका इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। आपको पता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज इंडक्टर के अंदर होती है तो वहाँ पे करंट लैग करता है, करंट लैग करता है, इसका मतलब जो ईएमएफ था वो लीड कर रहा था, तो इसका मतलब ये क्या करता है, लीड्स द, कहाँ से, लीड्स द करंट बाय कितने से, फेज पाई बाय 2 से। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा इसके लिए, किसके लिए, अक्रॉस आपका इंडक्टर, अक्रॉस द इंडक्टर, वो कितना हो जाएगा आपका, ई आई नॉट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लीड कर रहा है तो ये कितना है आपका, जे आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, जे आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, इस तरीके से है। तो टोटल आपका जो पीक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपका इसके अंदर से, वो कितना आएगा, इन तीनों को एडअप कर देंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और इसको मान लेती हूँ थर्ड इक्वेशन, देन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन द पीक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LCR इज़ कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका ई नॉट इज़ इक्वल टू, फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस के थ्रू था आई नॉट आर, प्लस में आपका कैपेसिटर उसका इंडक्टर के थ्रू था आपका आई नॉट ओमेगा सी, प्लस में आपका कैपेसिटर के थ्रू था माइनस के जे ओमेगा नॉट, जे आपका आई नॉट, जे आई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, इतना हो गया है। अब हम क्या करते हैं, करंट को कॉमन कर सकते हैं और जो आपके रेजिस्टेंस की फॉर्म की होगी उनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा करंट कॉमन आएगा, R प्लस में जे ओमेगा सी, यहाँ पे भी जे है तो मैं जे को कॉमन कर देती हूँ, माइनस के 1 बाय ओमेगा एल। तो यहाँ से बेटा आप ध्यान दो, ओमेगा सी को हमने क्या बोला था कि ये एक्स सी के इक्वल होता है, और यहाँ से आपका, एक मिनट, ये ओमेगा सी है और ये एल है, ये इंडक्टर के लिए था ना बेटा, और ये कैपेसिटर के लिए, सॉरी ये कैपेसिटर के लिए था। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर, तो ये आपका ओमेगा एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और ये जो 1 बाय ओमेगा सी था ये कितना है आपका एक्सी के इक्वल, यानी कि क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पूरा ही आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका एक रियल, और फिर ये आपका पूरा इमेज आइटा की वजह से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हो गया है। तो मैं इसको दोबारा से क्या कर सकती हूँ, जेड वेक्टर की फॉर्म में बता सकती हूँ, क्योंकि जेड वेक्टर को एक्स प्लस में आइटा वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो जेड वेक्टर है हमने इसको क्या बोला है, आर प्लस में जे ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, एंड इज ए कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर इम्पीडेंस है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इसका मॉडुलस बताओ, मॉडुलस कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है तो उसका मॉडुलस j का कैसे निकलेगा, अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहाँ से जब इसका मॉडुलस निकलेगा तो इसको मॉडुलस ऑफ z को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड, और जिसको हम किससे, जेड कैपिटली लिख लेना, जो कि जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ आर का स्क्वायर
प्लस में ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये आ गया। और एक हम इसके अंदर क्या कर सकते थे, इसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल आपका किससे निकाल सकते हो, आप एंगल को निकाल सकते हैं आपके फेस को टेंजेंट फाई से। टेंजेंट फाई आपको पता है, इसके अंदर जो आपका फाई होता है वो आप कैसे निकाल सकते हो, टेंजेंट मतलब जो है आपका टेंजेंट दिस इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई अपनी कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो आइटा वाई के था ना, तो वाई आपका ये है, एक्स ये है, तो दिस बाई दिस। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस में ओमेगा सी डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, आपका आर हो गया है। ठीक है, तो अब आपको किसके लिए बताना है, यहाँ पे करंट के लिए बताना है, क्योंकि हमें तो ये देखना होता है ना हर सर्किट के अंदर एनालिसिस में कि आपका ईएमएफ और जो आपका करंट है वो किस नेचर के अंदर आएगा। तो आपका जो करंट है वो वही वोल्टेज अपॉन में अपन रेजिस्टेंस कर देते हैं। तो वोल्टेज तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, और रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, आपको इम्पिडेंस ही बताना पड़ेगा। तो इम्पिडेंस के उसमें आप जैसे J5 की फॉर्म में आपने ये लिखा था ना, जेड वेक्टर इज इक्वल टू कितना, आर प्लस में जे ओमेगा एल माइनस में ओमेगा सी। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड ई की पावर आइटा फाई। हमने यहीं पे इसका फेस इसको बता दिया था कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फाई कंसिडर करके। तो अगर ये इस तरीके से अपना आ जाता है यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से जे फाई, ठीक है, जे की फॉर्म में ही लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जे ही हमने लिया हुआ है। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे, तो ई को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी लिख सकते हैं, और जेड को लिख सकते हैं अपर जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ई की पावर जे फाई। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगी बेटा, तो ये कितना हो जाएगा ई नॉट बाय जेड ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस में फाई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा टी माइनस फाई। ओमेगा टी माइनस फाई आपका ये शो कर रहा है कि पहले तो आपका करंट जो ईएमएफ था वो आपका इसमें था, कोई फेज नहीं था, लेकिन अब ये माइनस फेज यानी कि जो करंट है वो आपका क्या कर रहा है बेटा, लैग कर रहा है। किससे, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आता तो इसका मतलब एंगल और बढ़ रहा था, तो हम उसको लीड बता देते। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। कितने से कर रहा है, 5 फेज से कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए आपका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। एक तो ई नॉट और आई नॉट के बीच में कैसा आपका प्लॉट होगा वो बताना पड़ेगा, और दूसरा किसके लिए बताएंगे, जो आपका कॉम्प्लेक्स वेक्टर वाला जो आता है रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए बताएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए आप तैयार हो जाइए। हम इसके अंदर इस तरीके से करेंगे कि सपोज यहाँ पे जैसे हमारा ओमेगा टी है, और यहाँ पे हम जो अपनी आपकी ईएमएफ है और करंट है उसके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरा जो ईएमएफ है वो इस तरीके से जा रहा है, तो करंट हमें दिख रहा है वो 5 फेज से लैग कर रहा है। 5 फेज अब यूँ भी नहीं कह रहे भाई पूरा आपका -1 से करेगा, इस तरीके से लेके जाएंगे, क्योंकि 5 फेज आपका कितना भी हो सकता है। तो सपोज मैंने इतना ले लिया, तो इतने से ये क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा, फिर आपका ये इस तरीके से फिर यूँ चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक साइकिल इधर पूरी उसमें हुई है। ठीक है, एक पूरा ये बना, फिर ये वो बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका 5 फेज से लैग कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ई है, और ये क्या है, आपका करंट है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि आपका ई, आपका जो आई है वो आपके ई से 5 फेज से पीछे चल रहा है। ठीक है, अब आपको इसका क्या बताना था, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, LCR के अंदर आपकी AC एंड EMF। मेन तो हम इसके अंदर ई की ही कॉम्प्लेक्स उसमें बताते हैं। ठीक है, AC नहीं, EMF की ही इस पे बताते हैं। तो इसमें हम EMF की उस पे बताएंगे, तो हमें तीनों के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज ये हमारी किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, उसके लिए हो गई है। ठीक है, और अपना जो मेन अपना रिजल्टेंट होता है, हमें पता है वो तो हमारा ऐसे जाएगा, मेन रिजल्टेंट। ठीक है, मेन रिजल्टेंट अपना इस तरीके से हो गया, और इस मेन रिजल्टेंट के हमें पता है, अगर खाली इंडक्टर का फेज़ लेके चलते हो तो इंडक्टर के लिए वो क्या करता है, आपका
ये इधर इसके 90 डिग्री के ऊपर आता है, और कैपेसिटर में ये इधर नीचे 90 डिग्री के ऊपर आता है। इतना तो पता है। इसका मतलब ये आपका कितना था, EC नॉट वाला था, ये कितना था, EL नॉट वाला था। तो इस पॉइंट की उस पर मैं क्या कर लेती हूँ कि ये क्या है आपका EL नॉट माइनस में EC नॉट, क्योंकि ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, तो ऊपर जाके वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वो इसके कितना था आपके 90, और ये भी इसके ऊपर कितना है, 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारा जो करंट वाला था और जो फेज रेजिस्टेंस वाला था वो आपके पूरा ओमेगा टी के उस पर आती है। ठीक है, और जो दूसरा वाला फेज है वो आपके जो ओमेगा एल वगैरह के बेस पे बताएंगे, वो हमारा फाई के चेंज पे होएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ये जैसे हमने रिजल्टेंट के उसमें बनाया है, और एक बीच का ये वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेस पे दिखाना था हमें, तो आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसको इसके उस पर, और फिर ये ऐसे। ठीक है, ये वाला नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 5s, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस में 5s। ठीक है, और ये भी कितना बना रहा है आपका 90 डिग्री, यहाँ से ये भी इसके ऊपर कितना बना रहा होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाले उसमें क्या होगी आपकी रिजल्टेंट E नॉट, जो कि किसके इक्वल है आपकी ER नॉट का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम बता सकते हैं, और यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस का था, तो आप R स्क्वायर भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और अगर E की ही फॉर्म में लिखना है इसको, तो आप कैसे लिखोगे, ER नॉट का स्क्वायर प्लस में EL नॉट माइनस में EC नॉट का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट है तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन जा रही थी ये वाली, ये कितनी हो गई आपकी ER नॉट, जो कि किसके इक्वल है आपकी I नॉट आर के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके स्पेशल केसेस करने हैं, राइट। तो स्पेशल केसेस के लिए रेडी हो जाइए। तो आप रेडी हैं स्पेशल केसेस के लिए, तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल केसेस इन LCR सर्किट। कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो, इसके अंदर स्पेशल केसेस इन LCR सर्किट के अंदर आपको पता है आपको दो ही चीज़ की जरूरत है। एक तो अपना इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कितना है, Z इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर, जिसके अंदर ये जो XL है इसकी फॉर्म, इसको फॉर्म में लिखो तो Z इज़ इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R का स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फॉर्म वाली यूज़ करनी है अभी तो। ठीक है, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, और एक हमें यूज़ करना है अपना टेंजेंट फाई। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल है, अपना y बाई एक्स, वाई कितना हो जाएगा ओमेगा L माइनस में 1 बाई ओमेगा C बाई R। एक ही ये यूज़ करना है, बस इन दोनों का ही रोल है यहाँ पे। आपको पता चल जाएगा कि स्पेशल केसेस क्या बनेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या करना है आपको पता है, R से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन फ़र्क जो पड़ने वाला है वो आपका ओमेगा L और 1 बाई ओमेगा C से है। ठीक है, तो हमें इन्हीं दोनों के ऊपर क्या करने पड़ेंगे, केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या, एक बारी तो हो सकता है ओमेगा L अपना यानी कि बड़ा हो जाए आपका ओमेगा C से, एक बार ये कर लेते हैं 1 बाई ओमेगा C से, एक बार ये कर लेते हैं ओमेगा L मेरा छोटा है 1 बाई ओमेगा C से, और एक केस ये ले लेते हैं कि ये दोनों ही बराबर हों, तो क्या होएगा। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस हम लेके चलते हैं और वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि क्या इसके अंदर स्पेशल केसेस में ये क्या मतलब किस तरीके का शो करेंगे। क्या हमारा जैसे ये लैग कर रहा था इसी तरीके से होगा, ये लीड भी कर सकता है, या दोनों सेम फेसेस के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर दिया, मैंने इन दोनों की कंडीशंस पे डिपेंड कर दिया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर मैंने ये ले लिया कि ओमेगा L जो था मेरा वो कितना है आपका 1 बाई ओमेगा C से बड़ा है। अगर ओमेगा L मेरा 1 बाई ओमेगा C से बड़ा है तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि ये जो टेंजेंट फाई था तो फाई कितना हो गया, टेंजेंट इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C डिवाइडेड बाई R। तो ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब पूरा फाई का जो रिजल्ट आएगा वो अपना कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। अगर फाई पॉजिटिव में है तो आपको पता है आप इस तरीके से लिख रहे थे I
को कि ये क्या था आपका e की पावर j ओमेगा t डिवाइडेड बाई e की पावर j फाई, इस तरीके से था। अगर ये अभी भी पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे तो ये आपका दिस माइनस में ये आपका बन जाएगा और ये आई नॉट आपका था ही, ठीक है। इसका मतलब तो क्या हुआ, ये ऊपर आके नेगेटिव ही बन गया। इसका मतलब तो ये तो आपका किसकी तरह, इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इंडक्टेंस में तो करंट अपना ईएमएफ से लैग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जो हमारा सर्किट है बेटा, इस केस के अंदर सर्किट कैसा रहेगा आपका, इंडक्टिव डोमिनेटिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप इसको किस तरीके से बिहेव, इसका नेचर कैसा देख रहे हो, इंडक्टर टाइप का देख रहे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव डोमिनेटिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, करंट अपना लैग करता है। सो करंट लैग्स द ईएमएफ, ठीक है। इसे क्या करता है, लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ। अब सेकंड केस ले लीजिए। सेकंड केस के अंदर हम करते हैं कि ओमेगा एल मेरा 1 बाई ओमेगा सी से क्या है, छोटा है। अगर मैंने ओमेगा एल को छोटा कर दिया तो यानी कि ये इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं आया जेड के ऊपर, क्योंकि होल का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव साइन आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो फेज़ है वो आपका नेगेटिव में चला गया। अगर फेज़ नेगेटिव चला गया इसका मतलब फाई तो अपना कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया। अगर फाई आपका नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब जो आपके करंट लिखा जाएगा वो आई नॉट ई की पावर आपका जे ओमेगा टी, और नीचे क्या लिखा जाता है, ई की पावर माइनस जे फाई, जो कि ऊपर आके कितना हो गया, प्लस का फाई हो जाता, ठीक है। तो अगर ये प्लस का फाई हो गया इसका मतलब जो अपना करंट है वो तो मेरा, क्योंकि ईएमएफ तो ई की पावर जे ओमेगा टी था और ये ओमेगा टी प्लस फाई हो रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है आपका, इसके अंदर करंट लीड कर रहा है किससे, आपके अप्लाइड ईएमएफ से। इसका मतलब ये कौन सा केस है, किस में आपका करंट लीड करता है, कैपेसिटर वाले केस में करता है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो आपका सर्किट है वो आपका कैसा हो गया है बेटा, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग हो गया है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इन दिस the circuit is capacitance dominating and current leads the applied EMF फ्रॉम द अप्लाइड ईएमएफ। करंट आगे चलता है किससे, अप्लाइड ईएमएफ से, ठीक है। थर्ड केस लेके चलिए। थर्ड केस में क्या ले सकती हूँ, थर्ड केस हम ले सकते हैं कि ओमेगा एल मेरा 1 बाई ओमेगा सी के ही इक्वल आ गया सपोज, ठीक है। तो अगर ओमेगा एल मेरा 1 बाई ओमेगा सी से इक्वल आ जाता है तो आपको पता है अगर इसके अंदर पुट कर देते तो ओमेगा एल इज इक्वल टू आपका 1 बाई ओमेगा सी, तो ये तो फैक्टर 0 हो गया। इसका मतलब इस केस के अंदर जेड तो मेरा आपका रेजिस्टेंस ही हो गया एक तरह से, तो ठीक है। अब आओ फेज़ के ऊपर, क्योंकि मेन तो हम इसके अंदर फेज़ देख रहे हैं कि हमारा सर्किट अब किसकी तरह बिहेव करेगा। अब फेज़ के अंदर, इसके अंदर देखा तो फेज़ के अंदर देखो बेटा ये दोनों इक्वल है, तो न्यूमिनेटर की टर्म कैसी हो गई, 0। तो टेंजेंट इनवर्स 0 भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट के अंदर ऊपर साइन होता है इसीलिए 0 के ऊपर 0 ही आएगा। तो फाई यहाँ से कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। अगर फाई 0 हो गया तो यहाँ पे ये फाई तो यानी कि ये तो 1 हो गया। इसका मतलब तो ये ओमेगा टी का ओमेगा टी ही रह गया वहाँ पे। इसका मतलब तो क्या हुआ, इसके फेज़ में कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है। तो ये सर्किट कैसा हो गया, रेजोनेंट सर्किट हो गया, ठीक है। इन दिस द सर्किट इज रेजोनेंट, ठीक है। तो जो आपका करंट है वो आपका किसके अंदर रहेगा, आपके अप्लाइड ईएमएफ के फेज़ के साथ जैसा ही रहेगा, ठीक है। सो करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड ईएमएफ, ठीक है। इस टाइम पे ये आपका अप्लाइड ईएमएफ जैसा ही है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 2 टॉपिक और करने हैं, एक आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट और एक आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। तो ये 2 सर्किट, उसके बाद क्वालिटी फैक्टर, तो ये बस 3, ये दोनों तो मैं एक में कर दूँगी, क्वालिटी फैक्टर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये आपके 2 लेक्चर का ही काम रह गया है, बस 2 लेक्चर के बाद हमारा फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकेंड यूनिट की तरफ जाएंगे। ओके, thank you for watching this video and keep sharing with your friends and also subscribing the channel. Thank you.